हाँ भैया नमस्कार, राम लालो श्याम लालो, सुधर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है सर, दोनों? भैया नमस्कार, राम लालो श्याम लालो, सुधर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। और इधर अपना चल रहा है मॉडर्न, और मॉडर्न का चल रहा है आखिरी पड़ाव मॉडर्न 2। उसमें अपने चालू करा था मॉडर्न 2 में अपने चालू करी न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के बारे में मैंने आपको बताई छोटी छोटी बातें कि भैया अच्छा ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है। ए को अगर एएमयू में लिख दो, एटॉमिक मास यूनिट है जो कि एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, या कार्बन के मास को 5 से डिवाइड कर दो तो अपने बात बताई। तो एएमयू लिखो तो 1 एटम का मास। अरे हां सर, और अगर आप उसको 1 ग्राम लिख दो तो वो 1 मोल का मास। ये बात आपको बता चुका था, फिर मैंने आपको आइसोटोप बताया। उसमें अंतर ये था कि भैया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स, इन तीनों में जब एक सेम होगी, बाकी दोनों अलग होंगे तो उनके नामकरण करे जाएंगे। आइसोटोप्स में नामकरण सेम होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। याद है कि भूल गए हो? याद है सर, ये कहानी आपकी चल रही थी, कहानी को अपन समझ रहे थे, बढ़िया भी लग रहा था। याद है कि भूल गए हो? याद है सर, ये सब अपन याद है। लास्ट की स्लाइड है, बोल क्लियर है? अब मैं आपको छोटी बात और बताऊं। यहां से देखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स और आइसोबास अपने समझ में आ गया। आइसोटोप्स में अपने सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अरे हां सर, आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोबास में अपना सेम मास नंबर होता है, मतलब न्यूक्लियॉन सेम होते हैं। ओहो हो, ये एग्जांपल आप समझे, कहानी आपको समझ में आती है क्लियर। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक तो चीज समझ कि मास नंबर इज एन इंटीजर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई। हां सर, ये बात हमको समझ आती है। अभी जब ये बोलते हैं एटॉमिक वेट 63.5 है, ये क्या है? क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए अपना हाइड्रोजन ले लीजिए। अगर अपन हाइड्रोजन देखो तो 3 टाइप के आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं। हाइड्रोजन 1h1, 1h2, 1h3, ट्राइटियम। और हां सर, ऐसे अलग अलग अवेलेबल है। गोल्ड के देखो तो शायद बहुत सारे, मतलब 20-25 से भी ज्यादा उसके आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं। तो अलग अलग आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उससे कोई खास नहीं। लेकिन आप कैसे समझो कि अपनी जो दुनिया है उसमें किन परसेंटेजेस में क्या-क्या कौन-कौन से आइसोटोप अवेलेबल है, उस हिसाब से उनका एटॉमिक वेट एवरेज निकाल दिया जाता है। मतलब जैसे समझो कि एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एक्स एटम है, ठीक, जिसका ऐसे समझो कि एक्स एटम है, जिसके मान लो 3 आइसोटोप है, 3 आइसोटोप्स, ठीक। 1 वाला मान लो 50% है, 2 वाला 25% दुनिया में मिलता है, और 3 वाला 25%। बोलो क्लियर है क्या? अरे हां सर, 50% कौन मिलता है? 1 वाला। 2 वाला कितना मिलता है? 25%। और 3 वाला कितना मिलता है? 25%। तो आप कुछ मत करो, जैसे मान लीजिए कि अपने समझे कि z तो सेम है, तो ये z a1, ये x z a2, ये x z a3। अरे हां, तो आप समझो जो एवरेज मास नंबर बोल दो या एवरेज एटॉमिक वेट जो आप बोलते हो, हालांकि सब केमिस्ट्री में ज्यादा काम में आता है, उसका सिंपली कुछ मत बोलो, ऐसे समझो 0.5% ऑफ व्हाट? a1, 0.25% ऑफ a2 एंड 0.25% ऑफ a3। अब ध्यान समझो, ये जो भी नहीं क्वांटिटी है, समझो a एवरेज, यह इंटीजर हो, यह जरूरी नहीं है। अरे हाँ सर, यह इंटीजर हो, यह जरूरी नहीं है। तो जब 63.5 ऐसे दिया होता है ना, मान लीजिए दुनिया में हाइड्रोजन 94% अवेलेबल है, ड्यूटेरियम अवेलेबल है, और आपका ट्राइटियम अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से उसका एटॉमिक एवरेज वेट निकाल लेते, वो आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे सकता है। जैसे कॉपर का 63.5, तो ये वेटेड मीन एवरेज है मास नंबर्स का, आप इसे समझिए अकॉर्डिंग टू देयर नॉन अवेलेबिलिटी टू अस इनटू आवर अर्थ। बोलो यस और नो? तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होती, पर ऐसा अपन करते हैं। ये बात अपने कहानी समझ में आनी चाहिए। केमिस्ट्री का पार्ट है, ज्यादा मैं घुसना नहीं चाहता, मैं उसमें से फालतू इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, पर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि कभी-कभी जो हमारा एटॉमिक वेट लिखा होता है वो जो अपना 63.5 ऐसे लिखा होता है, यानी कि अगर एक सैंपल में अपन उठाएं तो अपन ऐसा बोल सकते हैं दुनिया में उसमें 50% ये मिलेगा, 25% ये 25% ये, तो उसका एवरेज एटॉमिक वेट आएगा वो ऐसे आए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, तो ऐसे आप सिंपली लिखिए, उसकी कहानी को समझिए, आगे बढ़िए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। तो ऐसे में कहा जाता है, फिर क्या उसमें कुछ नहीं जरूरत नहीं, कहानी को पढ़नी पड़ेगी। बार-बार कह रहा हूं आपको, चीजें रटनी भी पड़ेंगी, दिमाग में सेट भी रखनी पड़ेगी, ठीक भाई। ये बस समझिए न्यूक्लियस के बारे में, यहां तक की कहानी आइसोटोप एक्स जेड ए क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड नंबर प्रोटॉन्स होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, जेड डार्विन साहब ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, उससे अपने कहानी को समझा, आगे अपन बढ़े, बहुत बढ़िया। देखो फॉर्मूला याद करो, आपने पढ़ा था, क्या करो क्या चीज, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से बोलो, तो r बराबर r नॉट e की पावर 1/3। याद है फॉर्मूला रट लो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, याद है 40 टाइम बताया था, रट लो। इसमें भैया ये क्या है? मास नंबर। याद करो, r नॉट एक कांस्टेंट है, इसके लिए 1.2 कई बार, ये 1.2 एनसीईआरटी वैल्यू, कई बार आप देखोगे ना तो कई किताबों में इसको आपको 1.1 भी मिलेगी। आपने 10 -15 से ज्यादा मतलब होता है, तो कई किताबों में 1.1 समथिंग मिल जाएगी, कहीं पे एनसीईआरटी में 1.2 लिखी हुई है, तो मैं इसको मान लेता हूं। कई किताबों में 1.1 भी मिल जाएगी, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन बात ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है r नॉट e की पावर 1/3। जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना रेडियस होगा, कितना भी ज्यादा हो जाए, फिर भी क्या अगर अपन ध्यान से देखें, तो अपना रेडियस क्या 10 to the -15 जो रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, उसी हिसाब से होगा। इसमें कुछ वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, तो मैंने बोला r बराबर r नॉट e की पावर 1/3। अब देखिए, मान लीजिए आपका ये जो मटेरियल है वो है एग्जैक्टली, इसका रेडियस आपको निकालना है। बेसिकली इसका रेडियस होता है, आपको पता है r का फॉर्मूला कितना बोलते हैं, r बराबर r नॉट e की पावर 1/3, ये तो मास नंबर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही। और एनसीईआरटी के हिसाब से r नॉट की वैल्यू है जो याद रखनी है, वो है 1.2 × 10 15 मीटर, याद रखना है, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि अपनी मानते हैं न्यूक्लियस जो है अपना, क्या है अपना, तो न्यूक्लियस है अपना, वो अपना न्यूक्लियस माना जाता है कि वो एक सॉलिड स्फीयर है, ऐसा अपन मानते हैं, सॉलिड स्फीयर अजम्पशन, ऐसा मानते हैं, ठीक भाई। अगर ये अजम्पशन है तो ये बात समझने का प्रयास करें कि सॉलिड स्फीयर है, अगर अजम्पशन ही मानने का प्रयास, सॉलिड स्फीयर का अजम्पशन मान लें, और ये रेडियस आपको दिया हुआ है, तो इसकी डेंसिटी क्या लिखी जाएगी? डेंसिटी लिखी जाएगी इसकी न्यूक्लियस की, किसकी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखी जाएगी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखी जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखी जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा भाई, अच्छा इस एग्जैक्ट डेटा अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो मास कितना है, कितना मास है? सॉरी, इसका मास ना वास्तविकता में अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो एएमयू मतलब 1.667 × 10⁻⁻⁻² केजी, कितने केजी मास है? अरे हां सर, एएमयू केजी में लिखा होता है, बोलो ये अरे हां, तो वॉल्यूम क्या है? 4/3πr3। ये बेसिकली r जो है मीटर में चल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एटॉमिक जो अपना मास नंबर है वो तो इंटीजर वाली वैल्यू है, तो 4/3πr3। ओहो, तो देखो r नॉट क्यूब और हां इनटू a। अब a ने को मार दिया, ध्यान से
अगर ऊपर नीचे करा दो, हाँ सर हाथ के लिए रख दो तो भाई साहब को समझ में आएगा कि को मार दिया। ध्यान से देखो, एक सिखाया इसलिए जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि देखो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये बताया गया कि डेंसिटी सेम है व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ध्यान से देखो इसमें क्या बात समझ में आ रही है, तो अपने अंदर निकाल लेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ ए, कोई भी एटम हो ऐसा माना गया है उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, चलो भाई समझ गया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजा आया सर, वाह सर। अब ये तो हो गया भाई। इसकी वैल्यू भी निकालते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखो। 1.6 into 10 to the power minus 27 into 3, नीचे 4 into 3.14 into 1.2 का होल क्यूब into 10 to the power minus 45, 10 to the power minus 45। तो अगर अपन कितना 45 में से 27 बचा 18 into 10 to the power 18। अरे हाँ लगभग ऐसा बचा। देखो अब ऊपर नीचे कर लेते हैं, जो अपने को करना है 1.6 अंदाजन into 3 लगभग निकाल रहे हैं इक्वल टू डिवाइड बाय 4 ओके, डिवाइड बाय 3.14 ओके, डिवाइड बाय 1.2 ओके, डिवाइड बाय 1.2 ओके, डिवाइड बाय 1.2 ओके। तो लगभग 2.2 लगभग 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube। ओह क्या मेरी बात क्लियर है? 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, कई जगह 3 के आसपास लेते हैं, इस फिगर से मतलब यहाँ देखो, और यार 10 to the power 17 kg बहुत ज्यादा। सोच के देखो जो भी डेंसिटीज हमने पढ़ी हैं, और हाँ याद है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 kg per meter cube, ये 1000 वाट से सोचो डांस जैसे को 1000 kg per meter cube होता है ना, 1 मीटर क्यूब का अगर बनाए तो वैसे 1000 किलो होता है, वही बहुत हेवी हो जाता है। सोचो ये कितना 10 to the power 17। ओह माय गॉड, सोच लो 1 मीटर क्यूब का, सोच लो 1 मीटर क्यूब का न्यूक्लियस के मटेरियल का अगर कोई क्यूब बना ले तो आप और हम क्या दुनिया की कोई ताकत उसको उठा नहीं सकती, कोई क्रेन उसको नहीं उठा पाई। और हाँ सर, तो पहली बात है आपके पास आइडिया बनाए से कि डेंस बहुत डेंस होता है, एकदम खतरनाक डेंस। कौन इन्हीं से कहा जाता है वो बेसिकली ब्लैक होल, और इनको क्या रियल कहानी तो अपने में से कोई भी नहीं जानता है दुनिया में, और एक अलग बात है। सोचो इतना डेंस। अब किसी ने आपको बोला कि भाई साहब न्यूक्लियस के एटम्स बने होते हैं और एटम्स के मटेरियल बने होते हैं, तो मटेरियल की डेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती? अरे हाँ ऐसे कोई आपसे पूछ ले, इफ मटेरियल, ध्यान समझना, इफ मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई, why their densities are, if material is made up of atoms and atoms consist of nuclei, why their densities are very less as compared to, ऐसे सवाल पूछते हैं, as compared to nuclei density। बोला ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोचो कि अगर आपके मटेरियल की डेंसिटी इतनी होती ना जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, तो आप उसे उठा ही नहीं सकते थे भाई साहब। ये ऐसे ना इतनी चीज को उठाने के लिए भी शायद हमें पता नहीं कितनी साइज की, अगर डेंसिटी न्यूक्लियस जैसी हो तो इतनी साइज की को भी उठाने के लिए पता नहीं कितनी क्रेन लगानी पड़ेगी। तो 10 to the power 17 है। और ये हाँ सर मटेरियल का मास डाल दें क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मटेरियल एटम्स का बना हुआ है और एटम्स न्यूक्लियाई के बने हुए हैं, बट वी नो आंसर क्या है, बिकॉज़ एटम्स मोस्ट ऑफ द स्पेस is empty। याद है, भूल गए हो? याद करो, एटम का रेडियस होता है 10 to the power -10 और न्यूक्लियस होता है 10 to the power -15। एटम की मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी हुआ करती है रिपोर्ट के हिसाब से, इसलिए एम्प्टी स्पेस, बहुत सारी एम्प्टी स्पेस से मिलकर मटेरियल बनता है। जहां पर रियल डेंसिटी का न्यूक्लियस है वो तो बहुत कम जगह है। और हां सर बात ऐसा समझो कि शायद ऐसी कोई बात कि जो रियल वॉल्यूम है उससे मैक्सिमम खाली है, शायद उसका 1/10 लाख का हिस्सा या 1/1 करोड़ का हिस्सा या शायद 1/10 करोड़ हिस्से में सिर्फ मास है। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो इस बात का आंसर मिल पाता है कि मटेरियल को क्यों यूज कर रहे हैं। तो जो मैं बोला क्या था, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोल दिया है क्या? अरे सोच लो, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार। तो न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में अपने को चर्चा होनी चाहिए, जो याद इस पे सवाल आ सकते हैं, डेंसिटी पे चर्चा हो सकती है, और एक अच्छे सवाल पे चर्चा हो सकती है जो आपको याद होनी चाहिए। थोड़ी ठीक करने के लिए मैं आपको ये भी बताया, कहानी भी सुनाई और आपको समझाने का प्रयास करा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लीजिए, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर, मजेदार क्लियर है सर, पक्की बात? अरे सोच लो, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, ये सर वो सर, बहुत बढ़िया। अब बेसिकली हमारे मन में प्रश्न आया, क्या ध्यान से समझें। हमारे मन का प्रश्न ये है कि भाई न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स तो हमें समझ में आते हैं, जेम्स ने बता दिया, हमने उसको मान भी लिया, अच्छा ठीक है सर। हमें ये लगा कि यार जो ये प्रोटॉन्स हैं, सवाल मन में आया कि प्रोटॉन्स को 10 to the power -15 मीटर की दूरी पर रख लो। और हाँ सर अगर इनको अपने प्रोटॉन्स को अगर 10 to the power -15 मीटर की दूरी पर रख लो तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा ये तो बहुत बड़ा होगा। अरे हाँ तो क्या पूछे भाई, सवाल से देखो, why protons at such a small distance does not repel each other and why they do not run away from each other, why they are bounded in a nucleus। हमें एक बात समझ में आई कि भाई साहब हम एक बात जानते हैं अच्छे से, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो हम अगर हम ऐसे समझे तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे सोचना कि मान लीजिए दो प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन हम जानते हैं मान लीजिए 10 to the power -15 मिल गया है, सोच लेना इसको। अरे हाँ इसका मास कितना 1.67 10 to the power -19 सॉरी चार्ज कितना 1.67 10 to the power -19। अरे हाँ सर, और इसका भी 1.67 10 to the power -19। सोच के देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा Fe जो होगा क्या वास्तविकता में वो बहुत ज्यादा होगा। Fe जो होगा वो होगा 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power -19 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर यानी कि 10 to the power -15 का होल स्क्वायर। इस रेंज का जो रेडियस होता है तो ध्यान दो 10 to the power -15 का 30 ऊपर 19 का होल स्क्वायर, तब ये फोर्स 10 to the power एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, ध्यान से देख। ये 10 to the power -19 19 का होल स्क्वायर कितना हो, देखो 19 into 19 तो 19 plus 19 है ना, 19 plus 19 ये हो गया, इसमें 38 में से 9 चला गया तो बचा 30, यानी वो 30 थी। तो सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है फोर्स। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर आ रही है। इस फोर्स की वजह से प्रोटॉन दूर क्यों नहीं भाग जाते? तो भैया किसी ने कोई ने बोला भाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यूनिवर्सल कांस्टेंट अपन जानते हैं G m1m2/r²। इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ऐसे देखना। अरे हाँ सर अगर तुम ध्यान से देखोगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का ध्यान से तुम जानते हो, वैसे मास होता है कितना 1.67 10 to the power -27 kg, ऐसे उसका 1.67 10 to the power 47 kg, g के लिए 6.67 10 to the power -11। तो देखो बहुत छोटा आएगा कौन, Fg। ध्यान से देखो,
वो -47 आएगा, 1/10 -47 और जीबी 10⁻11 में चलेगा और आर की वैल्यू भले अपनी आर आर स्क्वायर 10⁻15 फिर भी जी की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो इतनी हैसियत नहीं है कि दो न्यूट्रॉन्स को पास रखे। इससे हम ये सीखे, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब प्रोटॉन्स को इतना पास रखने के लिए किसी और फोर्स की जरूरत है। बोलो क्लियर है क्या? किसी और फोर्स की जरूरत है। इसका मतलब प्रोटॉन्स को इतना पास रखने की किसी और फोर्स की जरूरत है और इस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। अरे बोलो क्लियर है क्या? कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब तो हमें असलियत में इस फोर्स को हमने ये नाम दिया क्या, कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने इनको बांध रखा हो। अच्छा, फिर इस फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन इतनी आसान नहीं होती जितनी ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होती है। अपने आप में टिपिकल बात है, कुछ बेसिक बातों को समझेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स कब काम करता है, किनके बीच में काम करता है, कैसे वो काम चलाता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। व्हाई सपोज समबडी विल आस्क यू why protons in nucleus are so close to each other but they do not run away because of electrostatic force? The answer is because there is the presence of nuclear forces. There is the presence of nuclear forces. अच्छा, लॉजिकली बात समझ में आती है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे कि ग्रेविटेशन है, भाई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, ये न्यूक्लियर फोर्स है जो समझो न्यूक्लियॉन्स के बीच में आता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आया, इस फोर्स को बोला गया न्यूक्लियर फोर्स और इसी फोर्स की वजह से हमारा न्यूक्लियस स्टेबल है, वरना स्टेबल होना संभव नहीं है। So that is one of the explanation of stability of nucleus. Why nucleus is stable? Because of the nuclear forces. Because of the nuclear forces. इस कहानी को लिखो, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस की छोटी प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ेंगे, पूरा आपको नहीं करना है, उसको कुछ नहीं ज्यादा घुसना है, जितना मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मास्टर की बात सुनिए, ध्यान से सुनिए और आगे बढ़िए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर, जबरदस्त सर, किया है सर, पक्की बात। अरे सोच लो, बिल्कुल सही, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, वाह वाह। अब क्या करें? तो इसी कहानी को ताली से यहाँ तक कि भाई कोई सवाल क्या था, अगर आप समझो व्हाई, क्वेश्चन को ऐसे लिखो, उसका आंसर लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई प्रोटॉन्स डू नॉट रन अवे इन न्यूक्लियस, ये सवाल। इसका आंसर हमने ये लिखा। बोलो क्लियर है कि भैया हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है ग्रेविटेशन से, तो कोई और फोर्स होना चाहिए, उस फोर्स का नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। तो इस न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिखते हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो मैं लिखा रखी है, जैसे लिखी आएंगी आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं क्या न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। छोटी बात बताता हूं, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मतलब अट्रैक्टिव नेचर होता है, पक्की बात, बड़ी बात। अच्छा, इसे प्रोटॉन में लगता है क्या? नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्टिव लगता है, ये न्यूट्रॉन में लगता है। इसको चार्ज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज, इट इज नॉट, ये कोई अलग प्रॉपर्टी पे जैसे मतलब किसी मास इधर मास को ले आओगे तो मैं टाइप अट्रैक्शन आने लगता है। अरे हां सर, उसके बारे में ये बात है। तो भाई साहब, ये जो फोर्स है, ये भाई साहब न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, यानी कि न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है और प्रोटॉन के बीच में लगता है। और क्या ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर है। हां, अब किसी ने बोला इस फोर्स की बात तब क्यों नहीं करी गई, इस फोर्स की बात तब क्यों नहीं करी गई जब दो प्रोटॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रख रहे थे, तब क्यों नहीं डोमिनेट करा? अरे भाई, बहुत रिसर्च के बाद पता पड़ा कि ये वाला फोर्स, कभी लिखा हुआ जाएगा, परेशान मत, उसको उतार लेना चाहिए। ये वाला फोर्स यानी कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी कि वास्तविकता में ये तब काम करता है जब बहुत पास न्यूक्लियॉन्स हो, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर, ध्यान सुनना, अगर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर दूरी ज्यादा हो। इस फोर्स की महत्ता सिर्फ और सिर्फ तब है, इस फोर्स की महत्ता सिर्फ और सिर्फ तब है जब ये इतनी पतली सी रेंज में काम कर रहा हो, इतनी पतली सी रेंज में ही काम कर रहा हो, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बाबा। बोलो की बात। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियस में लगता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फिर बात एक क्यों लिखी है समझा दूंगा, लिखो चलो ध्यान से। तो न्यूक्लियर फोर्स रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। इट एक्ट्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, एक्ट्स ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। ओहो, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आया सर, पक्की बात। हाँ पक्की बात, अरे हाँ सर, पक्का। देखो ध्यान से, जैसे अगर कोई आपसे पूछे भाई किसके बीच का जो माना गया भैया यार रिलेटिव क्या होता है, पास में किसी ने जाके देखा है और जब साइंटिस्ट मानते हो समझो, इसने बोला कि भाई साहब किसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, मान लीजिए तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कौन सा तीन कॉम्बिनेशन आपने समझो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर मैं कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं मैंने नहीं बनाया, याद रखना भाई, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन, ओहो प्रोटॉन प्रोटॉन। अगर मैं इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करूं, यानी एफएन, एफ न्यूक्लियर, एफ न्यूक्लियर, एफ न्यूक्लियर, ऐसा मान लिया अपन, एफ न्यूक्लियर, तो ऐसा माना गया है कि इन तीनों के बीच में लगने वाला एफ न्यूक्लियर फोर्स, एफ न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ऐसा बोला गया है। अच्छा तुम ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर अपन देखें नेट फोर्स किस वाले पे, पी पे, तो तुम देखो किस पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, यानी न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन होगा तो ऐसे नेगेटिव मत काउंट करो। प्रोटॉन प्रोटॉन में देखो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियर है, तो उतना ही है जितना उनके बीच में, बाकी एक इसमें एक्स्ट्रा फोर्स और है जो रिपल्सिव है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन में इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कम हो जाएगा। अरे हां सर, इसलिए सब किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एफपीएन एफपीपी बराबर, बट द नेट फोर्स एफएनएन एफपीएन थोड़ा सा बड़ा है किससे, एफपीपी, ड्यू टू रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स। इसकी वजह से माना जाता है, ज्यादा घबराने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मुझे याद है आपको कहानी याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर, सुनो सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, सही लग रहा है, सही जा रहे, बढ़िया जा रहे, शानदार जा रहे, मजेदार जा रहे। एफएनएन 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 एफई, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। ओ बोलो भैया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं आप बोलो तो इसमें, है ना, जो लिया क्या।
अच्छा तुम ये तो जानते हो ना 1 फेम्टोमीटर इज 1 × 10⁻15 मीटर, है ना? हाँ, तो फेम्टोमीटर की रेंज में चलता है कौन? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और रेडियस ऑफ एटम चलता है एंगस्ट्रॉम की रेंज में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, मजा आया सर। अच्छा और बातें करते हैं, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, अच्छा लगा भाई, शानदार भाई, बढ़िया भाई, जोरदार भाई, ओहो। अब क्या करें, बढ़ते चलो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सच रे भाई, ओके। देखो ये तो मैं आपको समझा दिया, कहानी आपको दिखा दी, या आपको न्यूक्लियर फोर्सेस क्या जरूरत होती है, मैं आपको समझा दिया। वो शॉर्ट रेंज होते हैं, बड़ी रेंज होती है, काम नहीं करते। अगर एक टेंटेटिव ग्राफ कभी-कभी बनाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस, तो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे समझना ही, ये आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये जो दूरी होती है इसे बोलते हैं 0.8, इसे बोलते हैं आर नॉट। यहाँ से देखो तो आर नॉट पर न्यूक्लियर फोर्स, आर नॉट पर फोर्स 0 है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। हालांकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा, यहाँ पर फोर्स क्या होता है, -du/dr। और हाँ देखो इस जगह पे क्या है, ये आर नॉट की लगभग वैल्यू ना 0.8 फेम्टोमीटर होती है। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे नहीं, ग्राफ ऐसे चला जाता है एक लिमिट के बाद। तुम देखो तो एक लिमिट के बाद ग्राफ क्योंकि ऐसे चला जाता है, तो स्लोप जो है ना, आफ्टर अ लिमिट स्लोप टेंड्स टू 0, देयरफॉर फोर्स इज 0 फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ आर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और हाँ, ये आर नॉट वो जहाँ पे 0 हो जाता है, आर नॉट 0.8 फेम्टोमीटर होता है। मतलब अगर तुम बहुत ध्यान से ग्राफ देखो ना, तो 0.8 से अगर आप और कम पढ़ो ना, तो शायद ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन की डायरेक्शन नहीं बदल सकता है। और उससे कम का ज्ञान हमें बहुत ज्यादा नहीं है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप इस जगह को समझो, 0.8 से मान के चलो कि 2-3 फेम्टोमीटर तक की कहानी चल रही होती है, 3-4 तक की मान लीजिए, ज्यादा मतलब नहीं है, तो उतने तक की फेम्टोमीटर में कहानी चल रही होती है, जहाँ पर अपने न्यूक्लियस लाइक कर जाते हैं सारे के सारे, और वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं बराबर -du/r, अट्रैक्टिव फोर्स। और हाँ सर बोलो क्लियर है क्या? देखो समझिए ना, स्लोप आएगा पॉजिटिव तो फोर्स आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन। और हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो कभी-कभी इसको ग्राफ पूछ ले आपको, तो एनसीईआरटी में भी ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, हालांकि उसका आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर ये बात आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? और हाँ सर बोलो क्लियर। तो फिर क्या ग्राफ देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, इसमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स और आर का ग्राफ दिया जाता है ऐसे कभी-कभी, देखो तो डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, ये आप किसी जगह पे फोकस करो, ये ऐसे टेंडिंग टू 0 जा रहा है, स्लोप 0 जा रहा है, मतलब फोर्स 0 जा रहा है। मतलब ये बताया गया है कि रेडियस ऑफ मतलब रेडियस दूरी बिटवीन न्यूक्लियस बढ़ने पर फिर इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहे, किसकी? न्यूक्लियर फोर्सेस की। इसीलिए उसे बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्स। तो समझ में आया सर? तो ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मुझे याद आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है दुनिया में थोड़ी बहुत गलत खोज कर रखी हो जो अपन पढ़ रहे हो, पर जो दुनिया में अभी तक की खोज है उसको अपन पढ़ रहे हैं थोड़ा वो भी, और बहुत डीप में खोज हो चुकी है, अपन को पढ़ रहे हो, अपने कोर्स से अभी भी ज्यादा ही पढ़। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लीजिए। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप न्यूमेरिकल में कंसेप्चुअली नहीं अटकोगे, है ना? आप न्यूमेरिकल में अटकोगे कैलकुलेशन की वजह से, याद रखना मेरी बात। आप कंसेप्चुअली नहीं अटकोगे, बताने की बात। तो इसमें सवाल रखेंगे तो कंसेप्चुअली कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं अटकेगा, ये मेरे पढ़ाने का मैं गारंटी देता हूं। आप कैलकुलेशन में तो वो प्रैक्टिस आप सही करोगे, और कंसेप्चुअल में आपको सारी चीज बताऊं, कुछ चीज याद भी होनी चाहिए, जैसे सबको ये याद होनी चाहिए, है ना? पक्की बात? हाँ क्लियर है। अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर, जानदार लगा सर, बढ़िया सर, बोलो क्लियर। हाँ सर ये बात अपने को समझ आ गई। अच्छा भाई अब ये अपने थोड़ी सी बात करी इसकी, अब हमारे मन में थोड़ी और उथल पुथल हुई, यार ये स्टेबिलिटी आती कहां से, क्यों न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन पास में आ गए यार, क्या जरूरत थी? दुनिया में अनंत पे वो बहुत अच्छे थे। हमें बात समझ आती है कि दो चीजें अनंत पे उनकी पोटेंशियल 0 से पास आने के लिए कोई तो कारण होना चाहिए, अगर वो दूर से पास आए तो स्टेबिलिटी और बड़ी हो। तो न्यूक्लियस के बारे में रिसर्च करी गई। हम जानते हैं कि आइंस्टीन साहब की एक फेमस इक्वेशन है। आइंस्टीन्स फेमस इक्वेशन क्या है पहले बताइए? आइंस्टीन फेमस इक्वेशन क्या है कि एनर्जी इक्वल टू mc²। उन्होंने कहा, आज इनके पहले ये माना जाता था कि एनर्जी और मास अलग अलग बात है, इन्होंने बताया कि एनर्जी और मास एक ही बात है, एनर्जी और मास एक ही बात है। बोला कन्वर्टिबल है एक दूसरे। अच्छा एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं। अच्छा बात तो आपकी बिल्कुल सही लग रही है। तो उन्होंने कन्वर्टिबल है, उन्होंने बोला E = mc², वेयर m इज द मास, ओके, E जो उसके अंदर एनर्जी है। आप ऐसा समझिए कि आप अगर ढंग से कुछ काम करो या कुछ एक्सपेरिमेंट करो और इस मास को एनर्जी में बदल पाए तो इतनी बदल पाओ, और हो सकता है कि फ्यूचर में हम ऐसा कर पाएंगे, अच्छा इस कमरे में इतनी एनर्जी लो, इसको मास में बदल दो, शायद हम ऐसा कर पाएंगे। एवरी मैटर हैज एनर्जी, एवरी मैटर हैज एनर्जी। ये खूबसूरत रिलेटिविटी वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें लगाई थी, उसमें हम लोग बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। स्पेशल रिलेटिविटी बिल्कुल आपको उसका पार्ट नहीं है, पढ़ने में कभी अच्छा लग सकता है, आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना उसको लेके भावुक होना है, अपने को क्वांटम फिजिक्स हमारे लिए नहीं है। आगे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, मैं भी कभी पढ़ता हूं बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं उसके बारे में बिल्कुल परेशान मत हो। सिलेबस पे आपका बहुत सारा है, उसको ही स्टडी करिए और उसके ही सवालों को करिए। अभी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशन में हमारी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि हम आगे रिसर्च कर अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। पहला ध्येय ये है कि हम एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर करें, उसके लिए हमारे को विदिन द सिलेबस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, बहुत बढ़िया। और सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। ये इक्वेशन आप जानते हो कि नहीं जानते? सुना होगा बहुत, ये तो भाई साहब फिजिक्स नहीं जानता वो भी जानता है, फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन साहब। यस और नो? हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, ठीक है। इसका यहाँ से क्या लेना देना है न्यूक्लियस? एक्चुअली क्या हुआ, हमने एक बात देखी, उसको यहाँ से रिलेट करा। अच्छा हमें ये डाउट हो रहा था, हमें हमारे मन में 2-3 ढूंढते क्या न्यूट्रॉन पास में आ गए थे, 10⁻15 मीटर में क्यों आ गए? अच्छा अच्छी एक हमारे मन का दोनों चल रहा था, एक इक्वेशन हम ये जानते हैं साहब। फिर हमारी ऑब्जर्वेशन थी, क्या ऑब्जर्वेशन है ध्यान से सुनो, वो ऑब्जर्वेशन है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ये क्या है? हमने अगर हम हमारी थ्योरी के हिसाब से देखें तो जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम देखें तो पहले समझेंगे ऑक्सीजन 816 है कि नहीं? और हां 8 उसमें प्रोटॉन है, 8 उसमें न्यूट्रॉन है। तो हमने बोला कि हमारी थ्योरी के हिसाब से मास ऑफ वन एटम of oxygen 816 should be equal to 8 into mass of proton plus 8 into mass of neutron. Exactly अगर कैलकुलेट करें, बोलो क्लियर? This should be the mass of nucleus theoretically. ठीक है सर? Yes or no? यानी कि अगर हम ऐसा बोलें कि थ्योरी के हिसाब से अगर एक ZXA एटम है तो उसका मास होना चाहिए Z mass of proton plus A minus Z mass of neutron. This is mass of nucleus theoretically. Yes or no? हाँ सर ये बात हमें समझ में ऐसा होना चाहिए। अब हमने ऐसा हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिससे इनका मास नापता है, experimentally founded mass is suppose mass, इसको मान लेते हैं mass of nucleus theoretically, इसको मान लेते हैं mass of nucleus experiment। समझ में आया? m mass represent कर रहा है n nucleus और theoretically experiment। अब अगर आइडियली
मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली शुड बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल, बट ऐसा नहीं हुआ। ओहो, हमारे हिसाब से जो एक्सपेरिमेंटल मास आना चाहिए था और जो थ्योरेटिकल मास आना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? हम क्या करेंगे? अच्छा, हमने एक एटम के लिए चेक किया और मल्टीपल एटम्स हमने बात चेक करी। तो मल्टीपल एटम्स के लिए बात चेक करी तो हमने देखा कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो थ्योरेटिकली निकालते हैं वो उसमें और मास ऑफ न्यूक्लियस जो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं उसमें अंतर होता है। अच्छा, पर ऐसा नहीं हुआ। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल इज स्लाइटली greater than mass of nucleus experimentally for all stable nuclei। stable nuclei मतलब जो हम जिनको स्टेबल बोलते हैं, stable nuclei। ओह, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? वैसे न्यूक्लियस का मास AMU में होता है। अरे हाँ, 4 AMU, 10 AMU, 15 AMU, 100 AMU, और AMU तो छोटी यूनिट है ना, 1.7 10 to the power -47 kg। अरे हाँ सर, पर ये होता है डिफरेंस। तो थ्योरेटिकल मास थोड़ा ज्यादा होता है जो प्रैक्टिकली मिलता है उससे, मतलब मास गायब हो गया। इट मींस न्यूक्लियस फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियस, बट ऐसा नहीं हुआ। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई। इस डिफरेंस इन मास को हम मास डिफेक्ट डेल्टा M कहते हैं। ओहो, इस मास डिफेक्ट को हम ये जो डिफरेंस इन मास आता है किसी भी एटम के लिए, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ओहो, क्या कहानी समझ आई है? बोलो, आप किसी आइंस्टीन की थ्योरी से रिलेट होकर समझ के साथ समझ आएगा। हालांकि तुम ये सब देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे एक बार, फिर भी धीरे धीरे बढ़िया रिवीजन के पर्पस से आपको बता रहा हूं, ढंग से बता रहा हूं। बोलो, क्लियर है क्या? और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें? अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, ये तो है सर। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ओके, चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर अच्छा, ठीक है, उतार तुमने चढ़ा दूं। अब जो मैं बोला उसको वापस दिखाओ, एनिमेशन से आएगा, उसको थोड़ा बहुत एलिब्रेट और कर लेंगे, ध्यान से आ जाइए। अरे पक्की बात? हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लो भाई, अच्छा, तो हमने कहानी डिफाइन करी मास डिफेक्ट, इसको पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड द एक्चुअल मास, एक्सपेक्टेड मास एंड द एक्चुअल मास। मैंने एक्सपेक्टेड मास को बोला था मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल, ये था मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल। बोलो, क्लियर है क्या? अरे हां सर, एक्सपेरिमेंटल मास की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर होता है Ze चार्ज, ये अपना न्यूक्लियस, इसके अबाउट क्या Ze इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अरे हां सर, तो सोचो ऐसा लिखा गया मास ऑफ ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड मास है, इसे आप मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो, उसे बोल सकते हो मास ऑफ एटम माइनस ZME। ZME से क्यों माइनस कहा? क्योंकि हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए। न्यूक्लियस के मास के लिए क्या हमें ध्यान से समझना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जनरल बात नहीं बताता हूं, अपने नोटेशन के हिसाब से समझने के लिए। ऐसा समझो, हम ऐसा नोटेशन लेंगे, बड़ा M मतलब एटम का मास, छोटा M मतलब न्यूक्लियस का मास। हम ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हें फील कराने के लिए, समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा उस तरीके से चलूंगा, ध्यान से समझो। तो हमने बोला, इसलिए आप इसको ऐसे लिखो, M थ्योरेटिकल, जो इसको ऐसे लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा दिया आपको, ये तो समझ में आता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल। हम ऐसा नोटेशन ले रहे हैं, जैसे बोल रहा हूं, ना ये बोल रहा नहीं, हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें बड़े M को एटम का मास मानेंगे एंड छोटे M को न्यूक्लियस का। ऐसे ये कोई किताबी नोटेशन नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। तो अगर आपको किसी न्यूक्लियस का मास चाहिए, आप उसके एटम का मास लिखिए, और यहां एटम का मास लिखिए, कैसे लिखते हैं यहां उसके एटम का मास लिखिए, और यहां उसमें से Z इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दीजिए, क्योंकि जितना Z प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एटम में होंगे अगर आपका एटम न्यूट्रल है। तो क्या मेरी बात क्लियर है? हां। और ये जो चेंज है ना, ये जो डिफेक्ट है, इसे आप बोलते हो मास डिफेक्ट डेल्टा M, बेसिकली जिसे आप डेल्टा M बोल रहे हो, ये देखो, इसको लिखा जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार। तुम ध्यान से देखो, तो मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल तो क्या लिखना चाहिए? ध्यान से देखो, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Z, सॉरी, A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ एटम प्लस ZME। अब इसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि अपन ने क्या लिखा है। ये थ्योरेटिकल वैल्यूज है सारी। और हाँ, अपन तो इस बात को याद करें तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिखा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? और हाँ सर, अब थोड़ी सी कहानी को और सोचिए। मास डिफेक्ट ने करा, समझो मास घटा हुआ, यानी कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, दिस ऑब्जर्वेशन सेज दैट इन द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस देयर इज लॉस ऑफ मास। अरे हाँ, कंक्लूजन क्या लिखा सकते हैं? ध्यान से समझिए, कंक्लूजन क्या है, ध्यान से समझिए। इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस देयर इज लॉस ऑफ मास। अरे हाँ, ऐसा समझो, अपन तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन मिले होंगे तो न्यूक्लियस बना होगा, ऐसा आप मानो। और जब वो बने और वो मिलकर बने तो इनका मास जो एक्सपेक्टेड था उससे कम हो गया, यानी कि लॉस ऑफ मास हुआ। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस देयर इज लॉस ऑफ मास, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? E बराबर mc स्क्वायर, हियर शुड बी रिलीज ऑफ एनर्जी। तो मास लॉस जब हुआ होगा तो यानी कि एनर्जी निकली होगी, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो, ऐसा सोच सकते हो कि जब न्यूक्लियस बना तो एनर्जी निकली, एनर्जी अगर सिस्टम से बाहर निकली तो स्टेबिलिटी बढ़ी। ओहो, दिस इंप्लाइज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। क्योंकि जब न्यूक्लियाई बना तो उन्होंने अपनी इनिशियल एनर्जी से और कम एनर्जी कर ली, और कम एनर्जी कर ली तो भैया और स्टेबिलिटी की तरफ गए। हम जानते हैं लोअर स्टेट वाली एनर्जीज, लोअर एनर्जीज ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, पक्की बात। अरे सोच लो, बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस कहां समझ आई? जब न्यूक्लियस बनता है तो मास घटता है, और आंशिक इक्वेशन से मान सकते हैं कि मास बेसिकली एनर्जी के रूप में निकला, और एनर्जी के रूप में निकला तो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी मिली। इसलिए ये पास में आए होंगे शायद। आप पास आने की हमें कोई कार्य करना पड़ा होगा, आप उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर न्यूक्लियस को
तोड़कर वापस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बनेंगे। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। और जिस एनर्जी की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज, ध्यान से सुनना, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा समझो एनर्जी रिलीज, मान लीजिए कि Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन्स मिलकर बने ZXA, तो एनर्जी जो रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज, अरे बोलो यार, वो बाइंडिंग एनर्जी है। या फिर और मान लो कि XZA को एनर्जी दी, एनर्जी गिवन कि ये टूटकर ये Z प्रोटॉन्स और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स में तब्दील हो गया, ये दोनों एनर्जी क्या कहलाएंगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहलाएगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा सर, ये बढ़िया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चलती है, बढ़िया शानदार एकदम। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, देखो भाई, सोचो भाई, बाबा रे भाई, मजा आया भाई। हाँ सर, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एक ही बात है। ऐसा हालांकि हम प्रैक्टिकली ऐसे एनर्जी देकर न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते, ऐसा हम कर नहीं पाते, बट ऐसा मानते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ सर, अब लॉजिकल बात है, इस बाइंडिंग एनर्जी को इसी तरफ ढूंढने लगेंगे धीरे धीरे। तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, लो भैया, इसको खाली में आपको समझाता हूं, अच्छा लगेगा। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, पहले बाइंडिंग एनर्जी है क्या समझ में आया? मास इफेक्ट क्या समझ में आया? मास इफेक्ट कैसे शिफ्ट लाता है वो क्लियर है। वो शिफ्ट लाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, वो बाइंडिंग एनर्जी है। जब से तोड़कर वापस न्यूक्लियस में बना दे तो कितनी एनर्जी लगेगी, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी है कि ना, वो जो लॉस इन मास इफेक्ट है, तुम देखो बाइंडिंग एनर्जी है क्या? तुम बहुत ध्यान से देखो तो बाइंडिंग एनर्जी से आप बोल रहे हो कि वास्तविकता में है डेल्टा m c स्क्वायर, तो डेल्टा m इज मास इफेक्ट। ओहो, कितनी एनर्जी है, इसे आप E भी बोल सकते हो। एनर्जी जो आई एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा m c स्क्वायर। तो तुम बहुत ध्यान से देखो ना तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। क्या समझो, ये जो तुम लिखो ना डेल्टा m, ये kg में लिखते हैं, ओके, और c को क्या लिखो 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, ये जूल में आ गया। अगर मैं इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो देखो डेल्टा m into kg, थोड़ा इस फॉर्मूले को अलग तरीके से लिखूं, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1 जूल। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर आप, अच्छी बात है। अब क्या करें देखो, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये लिखा 9 × 10⁻16 into 1.6 × 10⁻19। अब ये 1 जूल का आप लिखे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आने लगी। अच्छा देखो कितना आया, 9 into 1.6 14.4, तो डेल्टा m into kg में ना डेल्टा m, तो ये कान चल रही। अब देखो तो 14.4 into 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाँ सर, बात सही चल रहा है, ये mc स्क्वायर, हाँ सर, डेल्टा को ये किया, हाँ सर, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का सही, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाँ वो सही चल रहा है क्या? आपने कहा डेल्टा m kg into 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, m डेल्टा mc स्क्वायर, इसको अपने जूल को क्या करने की जरूरत नहीं करी, नहीं सबसे करा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, तो उल्टा लिखा यहाँ पे, रुक जाओ, 1.6 × 10⁻19 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाँ सर, बराबर, 1 जूल को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 × 10⁻19। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई। हाँ सर, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं 9 डिवाइड बाई 1.6 5.625, और ये अपना हो गया डेल्टा m इनटू kg। पूरी जगह बता आपको फील आए है ना, मैं भी तुम्हारे सामने ही सब कुछ करेक्ट नहीं रखा है, मैंने तुम्हारे सामने ही करता हूं ताकि अच्छा लगे। ये 10⁻16 10⁻19, तो ये कितना हो गया 10⁻16 और 19, तो 16 + 19 यानी कि अपना कितना हो गया 35, बिल्कुल ठीक, 10⁻35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर, अब तुम एक बात समझो, डेल्टा m जो जनरली, ध्यान सुनना, जनरली वी टेक डेल्टा m in AMU, जनरली वी टेक डेल्टा m in AMU, यस और नो? हाँ सर, तो डेल्टा m into kg into this। अब हम बेसिकली ये जो जब kg में रखोगे ना, तब ये कहानी चल रही थी। मैं चाहता हूँ कि डेल्टा m को किस में रखें, AMU में। अच्छा, तो बेसिकली हम अगर आप समझो कि आपको रखना है, मान लो रखना है 1 AMU, तो इसकी जगह आप यहाँ क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे 1 AMU की जगह, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखोगे 1.6 × 10⁻27 kg। हाँ, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, डेल्टा m in AMU into 1.67 into 10⁻27 into 5.625 into 10⁻35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से मैंने क्या करा है, अगर डेल्टा m AMU रखना है तो मुझे करना पड़ेगा। अब देख 1.66 या 67 जो भी आप लेना चाहो into 5.625, ओहो बोलो क्लियर है? हाँ बोलो क्लियर। अब देखो ये 10⁻27 10⁻35 ये हुआ कितना, बोलो क्लियर? पक्की बात? तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है ना यार, नहीं आती डेल्टा m इन AMU, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो आता है इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऐसा क्यों आया समझो, है ना, ये थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। तो 10⁻35 में 10⁻27 गया तो 8 बचा, उस दो को इधर ले आए तो 9 समथिंग आ रहा था, उसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा, ये फॉर्मूला है। तो E का जो फॉर्मूला आप रखते हो ना वैसे
तो ध्यान से समझना, ई का फॉर्मूला रखते हो ऐसे, जैसे डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा एम इन एएमयू, ऐसे रखते हो तुम। आया ये यहीं से है, कैलकुलेशन से बताइए ताकि आपको कहानी समझ में आए। ताकि आपको कहानी समझ में आए। प्रैक्टिकल डेटा ऐसे रखेंगे ना, तो जब आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया होगा, पता तो डेल्टा एम को किसमें रखेंगे, एएमयू। क्या मेरी बात ये है, थोड़ी सी कहानी ध्यान में रखोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। बार बार निकाल नहीं पाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा तुम्हें बोला चमका क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, बाबा सर। अरे आप क्या करें सर, अरे बोलो रे भाई, भाई भाई सोचो रे भाई, बाबा रे भाई, देखो रे। देखो रे भाई, क्या करें भाई, कुछ मत करो भाई, सोचो रे भाई। अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है। बोलो क्लियर, उतार लो उसको, डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है, अरे पक्की बात। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर, पक्का। तो ऐसे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार आप देखोगे ना, तो ये जो आपको जो मास दिया, जनरली आपको जो भी सवाल करोगे तब आपको मास केजी में नहीं दिया, केजी में दिए होते हैं, वैसे केजी में कम दिए होते हैं। जनरली आपको मास जो गिवन होते हैं एटम्स के या न्यूक्लियस के, गिवन होते हैं एएमयू, इसमें गिवन होते हैं एएमयू में, ध्यान रखना। जनरली जो न्यूक्लियस के मासेस, मैं छोटी छोटी बातों में भी ध्यान दे रहा हूँ, जो आपके न्यूमेरिकल गलत कराते हैं उनको मैं यही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली जो न्यूक्लियस के मासेस दिए जाते हैं वह एएमयू, जिसको आप यू भी बोलते हो, में होते हैं। अच्छा, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अगर तुम बहुत ध्यान दो, थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, फॉर्मूला भी याद रखना है, कहानी को सुनना ध्यान से। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपने ना ई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम ध्यान से देखो तो ये डेल्टा एम जो है ना, ये डेल्टा एम जो आपने डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे ये किसमें लिखा, ये डेल्टा एम केजी में मीटर स्क्वायर में, तो ये आता है किसमें, ये आता है अपने जूल में। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज यूनिट ऑफ मास। मतलब कैसे लिखा, देख डेल्टा एम, ये पूरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगी ना पूरी कहानी, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम को अगर आप 1 यू रखो तो कितनी एनर्जी होगी, सोच के देखो, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा एम को मैं लिखती हूं केजी में और सी को कितने में रखूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो जूल में कहानी चल रही हो। अगर डेल्टा एम को मैं 1 यू ले लूं, अरे हां, तो सोचो जो 1 यू है, यहां डेल्टा यू का 1 यू अगर ले लो तो 1 यू इनटू सी स्क्वायर, क्या 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप ऐसा समझो, कंफ्यूज मत होना, क्या 1 यू, यहां देखो, क्या 1 यू के करस्पॉन्डिंग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, एनर्जी को तो है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर ना, समझो क्या 1 यू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डेल्टा एम को अगर यू में रख रहे हो तो क्या इसको ऐसे बाय सी स्क्वायर लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो क्या 1 यू को लिख सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। अरे हां सर, तो कभी-कभी आपको है ना मास की यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर भी दी होती है कभी-कभी, तो ये रिलेशन याद रखना, दिमाग में रखो। कभी-कभी ऐसे भी दिया होता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस इतने
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, वो कहां से आता है वो समझ में आ रहा है क्या? तो ये कन्वर्जन भी याद रखना, काम आता है न्यूमेरिकल्स में कभी-कभी। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे बोलो भाई, अरे सही है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, अच्छी बात, बढ़िया बात, शानदार बात। अरे पक्का, अरे गारंटीड। तो ये कहानी जैसे लिखी हुई है, जैसे मैंने धीरे धीरे बोली है, क्योंकि मुझे पता है बच्चा इसको डेल्टा इसको सबको याद होता है भैया, उसको पूरी कहानी याद होती है। डेल्टा को एमयू में लिखते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है, क्यों आती है वो मैंने आपको प्रूव करके बताया। कभी कभी मास को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में लिखा होता है, तो उसका एटॉमिक मास में कैसे कन्वर्जन होता है वो ऐसा होता है। 1 एमयू के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अरे हाँ सर, तो कैसे लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई, अरे हाँ, तो उसको लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर 1 U+। तो तभी उस उसमें भी आंसर दिया होता है, याद होना चाहिए। क्या मास्टर की बात क्लियर है? अरे सोच लो, बढ़िया छोटी छोटी बातें पर मास्टर धीरे धीरे तसल्ली से आपको समझाते हुए बोल रहा है ये यार 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक सवाल कर दो, मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 284 आप जानते हो, इतना मान लो। मास ऑफ प्रोटॉन 1 U मान लो, अंदर डेटा लिया है, और 1.0006 U अपना, इसका U मतलब AMU। हाँ, ये दे रखा है आपको। अब पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी बताइए। ओहो आपको बोला मास ऑफ प्रोटॉन ये है। तो सबसे पहले आप जानते हो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा M into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात है डेल्टा M निकालने की, यानी कि 2 into mass of proton plus 2 into mass of neutron theoretical minus original mass of nucleus that is 3.97 U दे रखा है। तो 2 into mass of proton U plus 2 into mass of neutron that is into 1.0006 minus 3.974 that is, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू है 1 U। ओहो तो 2 यानी कि ध्यान से देखो 4.0012 सही कर रहा हूं क्या? 2 into 1.0006 क्या है? 2 into 10012 उसमें ये जोड़ लो, तो 4.0012 minus 3.974 is basically 0.02 minus 3.974 is equal to 0.0272। बोलो क्लियर है क्या? Therefore बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखेंगे? 0 पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 72 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 25.33। ओहो 25 कुछ बोल रही हूं चमत्कार हो जाएगा मैंने? नहीं, सही लग रहा है, सही हो रहा है मैं सब। 3.97 ही तो था, 3.974 नहीं है, 3.97 ठीक है। रुको मिनट सही से करने दो। तो 2 into 1.0006 सही लग रहा है, प्लस 2 बिल्कुल सही, 4.0012 ये भी सही है, माइनस 3.97 हाँ इक्वल्स टू 0. अच्छा इतने में देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। 4 नहीं है और हाँ यू था देखो थोड़ी सी में, इसमें थोड़े से वैल्यूज में बहुत अंतर आता है। 312 हाँ इनटू 930 इनटू 931.5 ओह 29.068। तो एनर्जी आई कितनी 0.0312 इनटू 931। बेसिकली ये मत सोचो सही तो क्या करने में क्या कुछ भी नहीं, वही सवाल आते हैं भाई साहब। 29.0628 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तुम याद हो हीलियम की जेन्युइन से डेटा लिया है अपन? अरे लिया है कि नहीं लिया है सर, जेन्युइन से डेटा लिया। सोचो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना न्यूक्लियस की, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ध्यान से देखो ट्रांजिशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हुआ करती थी ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी। ऑब्जर्व करो कि बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। एक और ऑब्जर्वेशन आ सकती है एग्जामिनेशन में। ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। याद है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है भूल गए? उससे बहुत ज्यादा है ये। और हाँ सर तो फार्मेसी लाइमेटिस बुलाई करता था, ये देखा भाई खतरनाक होती। इनको तोड़ने के लिए या बनाने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर, जबरदस्त। अरे पक्का, अरे गारंटी हाँ 29.068 जो निकाला जो पड़ा देखो मैंने 9.3.97 यू को फोल्ड किया तो कितना अंतर आ गया। ध्यान देना डेटा गड़बड़ हो जाएगी। अरे हाँ सर तो क्या है कहानी क्लियर? बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी एटम की, क्या आप निकाल सकते हैं? अगर उसका डेटा एमयू में दे रखा हो और आपको आंसर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल आते हैं, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि इसका मतलब, मैं आपसे पूछूं इसका मतलब जिस एटम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हालांकि सवाल का आंसर आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, फिर भी मैं आज लेकर आपको सवाल के साथ छोड़ता हूं अगर नहीं सुना है तो। इज बाइंडिंग एनर्जी इज मोर फॉर एन एटम और न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल देन द अदर एटम हुज बाइंडिंग एनर्जी इज लेस। मतलब क्या यह समझा जा सकता है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा माना जा सकता है क्या? क्या यह सच्चाई है? इस प्रश्न के साथ जो आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, मैं आप लोगों से इस लेक्चर से विदा लेता हूं। अगले टर्म पर कहानी यहीं से चालू करूंगा। लेक्चर मैंने बहुत धीरे धीरे की बात को चाहते बात बोला है, मुझे पता है मेरे लेक्चर ज्यादा लेना पड़ेगा मुझे, इसलिए ताकि आपको यहीं से याद होता जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, अगले टर्म मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए।